हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो डीएलएड के कोर्स के जो एनआईओएस का मटेरियल है जी, कोर्स नंबर 506, जिसमें बात हो रही है चाइल्ड के इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट को समझने की, और उसमें भी फर्दर बात हो रही है इसके ब्लॉक 2 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की। ठीक है, उसमें जो यूनिट 4 है, ऑलरेडी यूनिट 3 तक हम कवर कर चुके हैं। DSSB के लिए ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिकली DSSB पीआरटी के लिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो ऑलरेडी ये प्लेलिस्ट जो है मैंने बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपने पहली बार ये चैनल जो है आप इस चैनल पे आए हैं। सो यूनिट 4 आज डिस्कस करनी है, डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स। कंप्लीट इस यूनिट को इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, बट ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एंड अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है उस गोल तक पहुंच जाएंगे। और बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखी हैं DSSB पीआरटी से रिलेटेड। और बाकी एनआईओएस के डीएलएड के जो बच्चे हैं जो एनआईओएस का मटेरियल पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये क्लास डेफिनेटली हेल्पफुल है। ओके, एजुकेशन के बच्चे इन जनरल इसको सुन सकते हैं, अपनी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए लगा लीजिए, या फिर अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने के लिए। सो सबसे पहले हमें थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी है। तो थिंकिंग क्या होती है? सो थिंकिंग जो है वो हार्डेस्ट काम होता है देखा जाए तो, और बाकी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन इसकी हो सकती है। सो थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क देयर इज, विच इज प्रोबेबली द रीजन वाई सो फ्यू एंगेज इन इट। सो हेनरी फोर्ड का कहना है कि थिंकिंग एक बहुत टफ काम होता है, और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो है वो सोचते ही नहीं है। सो बहुत कम लोग हैं, फ्यू पीपल आर एंगेज्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। तो सोचने की जो सोचना, थिंकिंग मतलब सोचने का जो प्रोसेस है, उसमें बहुत कम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। गैरेट का कहना है कि थिंकिंग जो है वो एक तरीके से बिहेवियर ही होता है, जिसमें मतलब इम्प्लिसिट होती है वो चीजें ना बहुत सारी, कि कुछ एक हिडन होती हैं सिंबल्स में, आइडियाज में। सो वो ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं एक तरीके से, वहां पे थिंकिंग इम्प्लिसिट होती है। ऐसा नहीं होता कि आप जो है जोर जोर से बोल के सोच रहे हैं, राइट? आप मन मन में ही सोच रहे होते हैं। सो वो गैरेट ने बोला कि थिंकिंग इज अ बिहेवियर विच इज ऑफन इम्प्लिसिट, hidden, and in which symbols are ordinarily employed. So वो implicit आपको नजर आएगी थिंकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। देन एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि होल ऑफ द साइंस इज नथिंग मोर देन अ रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। तो जब आप रोज सोचते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं? सोचते हैं, कोई नई चीज सोची, उस पर अप्लाई करके देखा, फिर सोचा, उसको और रिफाइन किया। तो साइंस क्या है? पूरी की पूरी साइंस जो है वो कुछ नहीं है, बस ये है कि रोज जो आप सोच रहे हैं, एवरीडे थिंकिंग जो आपकी है, उसको रिफाइनमेंट मिल रही है। तो आप जब किसी आइडिया को बार बार सोच के रिफाइन करते जाएंगे, तब जाके कुछ एक अलग चीज हमारे सामने निकल के आती है, और उसको हम साइंस बोल देते हैं। सो ये भी थिंकिंग हो गई एक तरीके से। तो थिंकिंग स्किल्स क्या होंगी? तो थिंकिंग स्किल हो जाएगी वो मेंटल प्रोसेसेस जो हम अप्लाई करते हैं अलग अलग एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए। ठीक है, सो थिंकिंग स्किल्स आर द मेंटल प्रोसेसेस दैट वी अप्लाई व्हेन वी सीक टू मेक सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। तो जब हमें एक्सपीरियंस वाली फीलिंग लेनी होती है, तो जो हम एक मेंटल प्रोसेस करते हैं उस पर्टिकुलर चीजों को जो हमारे साथ हुई है उनको सोचने के लिए, वही है आपकी थिंकिंग स्किल्स। तो एक तरीके से ये ह्यूमन कैपेसिटी है, क्योंकि आप ह्यूमन ही जो है वो क्या करते हैं? कॉन्शियसली सोचते हैं चीजों के बारे में। तो जो ब्रेन वाला एस्पेक्ट है वो हम बोलते हैं कि हाँ, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस जो है वो इतने सारे एनिमल किंगडम, इतने बड़े एनिमल किंगडम में हमारे ह्यूमन के पास ही होती है। तो इट रेफर्स टू द ह्यूमन कैपेसिटी, कि वो कॉन्शियस तरीके से जो जो सर्टेन पर्पस है उनको अचीव करने के लिए चीजों को सोचता है, थिंक करता है। सो वो ओवरऑल आपकी थिंकिंग स्किल्स हो गई। ये जो प्रोसेस हमने मेंटल प्रोसेस बोला ना, इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे रिमेंबरिंग, क्वेश्चनिंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, प्लान करना, रीजनिंग देना, इमेजिन करना चीजों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन डिसीजन मेकिंग, जजमेंट्स, ट्रांसलेटिंग थॉट्स इनटू वर्ड्स, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें। सो वो सारे के सारे किस में आ गए? आपके मेंटल प्रोसेस में आ गए। सो थिंकिंग स्किल ओवरऑल अगर बात करें तो एक प्रैक्टिकल एबिलिटी रहेगी सोचने की अलग अलग तरीके से, इन मैनी वेज दैट आर जज्ड टू बी मोर और लेस इफेक्टिव और स्किल्ड। सो ओवरऑल थिंकिंग स्किल जो है वो एक प्रैक्टिकल एबिलिटी है अलग अलग तरीके से सोचने की, जिनको फिर देखा जाएगा कि ये इफेक्टिव, इतने इफेक्टिवली आप जो है उसको सोच पाए हैं या नहीं सोच पाए हैं। जितनी ज्यादा आप में ये प्रैक्टिकल एबिलिटी होगी, उतना ज्यादा हम बोल सकते हैं कि थिंकिंग स्किल्स आप में हैं।
ठीक है जी। बहुत सारे रिसर्चर्स ने अटेम्प्ट किया है कि जो क्यू की ह्यूमन मतलब की स्किल्स है ना ह्यूमन बीइंग में या ह्यूमन थिंकिंग में, वो क्या रहेंगी। और उसमें से मोस्ट फेमस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। ये आपके सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन हो या ना हो, ये इम्प्लिसिटली मेंशन रहती है। ठीक है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको पता होनी चाहिए। जो 1956 की ओरिजिनल टेक्सोनॉमी है वो भी, और जो 2000 में जाके वापस से रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है वो भी। ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग, ब्लूम के अकॉर्डिंग, हमें मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा ना कि की थिंकिंग स्किल्स कौन सी होती है। तो ब्लूम के अकॉर्डिंग जो है वो दो टाइप की थिंकिंग स्किल्स आप बोल सकते हैं। एक रहेगी बेसिक या लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और दूसरी रहेगी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। बेसिक वाले में कौन से आ जाएंगे, जो हम पूरा का पूरा पिरामिड देखते हैं, इसमें बेसिक मतलब ये पहले वाले तीन, यानी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन पार्ट। जब हम उस चीज को एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं, वो आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में चला जाएगा। आपको एटलीस्ट ये याद हो कि ये वाली लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है और ये वाली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं जब भी ब्लूम की बात आएगी। ओके, अब हम देखें कि क्या जरूरत है और इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें बच्चे में ये स्किल्स डेवलप करनी है, थिंकिंग स्किल्स। ओके, बट पॉइंट सिर्फ इतना सा आप ये याद रखिए कि थिंक बेटर टू बी बेटर, आपको अच्छा सोचना पड़ेगा अच्छा बनने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें थिंकिंग स्किल्स बच्चे में डेवलप करने की जरूरत भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि हर एक डिसीजन ही हमारा थिंकिंग स्किल्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा। थिंकिंग स्किल्स जो है वो हमें बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस या जो हमारे एक्सपीरियंस है उनसे लर्न करने के लिए भी जरूरी है, कि हमें एनेबल करते हैं कि जो जो हमारे साथ हुआ है ना उसके बारे में अगर हम सोचेंगे कि मान लो आपका एक फ्रेंड्स का सर्कल था, अब वो सर्कल जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा ना, जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो चीजों को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए किसकी जरूरत हो गई, थिंकिंग स्किल्स की जरूरत हो गई। राइट, कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी चीज आपकी फैमिली में हो रही है, आपके दोस्तों के साथ हो रही है या आपके साथ हो रही है, तो जो चीजें दिख रही हैं आपको, अब जो चीजें आपने देखी हैं, ऑब्जर्व किया, उनके बारे में सोचना पड़ेगा उन एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए। ठीक है, अगर हम थिंकिंग स्किल्स की क्वालिटी को वो करेंगे, बेटर करेंगे, तो वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है बेटर लर्निंग के साथ। ठीक है, यानी कि अगर आपकी थिंकिंग स्किल्स बेटर हैं तो आपकी लर्निंग बेटर तरीके से हो पाएगी, और फिर उसमें मैक्सिमाइज करने का पोटेंशियल हमारे पास रहेगा कि हम जो है जितना पोटेंशियल हमारे पास है हम उसको मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा पाए। कि अगर आप थिंकिंग स्किल्स को बेस्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो आपकी लर्निंग भी बेस्ट लेवल पे जाएगी। ठीक है जी, और उसको फिर हम यूज कर सकते हैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। ये तो कॉमन सी बात हो गई। देन थिंकिंग स्किल्स का जो अप्रोच होता है ना, दिस अप्रोच सजेस्ट दैट लर्नर्स मस्ट डेवलप अवेयरनेस। यानी कि जब भी थिंकिंग स्किल्स की बात आएगी तो अप्रोच ये बोलता है कि पहले लर्नर को अपने बारे में, जो थिंकर है या लर्नर है, उसको अपने बारे में अवेयरनेस होनी जरूरी है। अगर आप अपने बारे में अवेयरनेस कब होगी, जब आप उस चीज के बारे में सोचेंगे। तो अगेन क्या पॉइंट आ गया, जरूरत कहां आ गई, अपने बारे में जानने के लिए भी हमें थिंकिंग स्किल्स सोचने की जरूरत पड़ेगी, और सोचने के लिए थिंकिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो बेटर तरीके से जब हम चीजें करेंगे तो उस हर चीज के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये जरूरत और इंपॉर्टेंट तो हमें समझ आ गया। जब भी नीड और इंपॉर्टेंस की बात आए ना, अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रही हैं तो नीड मतलब जरूरत है, और इंपॉर्टेंस मतलब कि क्यों महत्वपूर्ण है वो चीज ना। तो वो आप पॉइंट्स आपके पास सेम रहेंगे, बट नीड में और इंपॉर्टेंस में सिर्फ बात को कहने का मतलब बदल जाएगा। ठीक है, कि अगर आप जरूरत की बात कर रहे हैं तो ये हमें मतलब जरूरत है ताकि हम बेटर तरीके से सीख पाए हमारे एक्सपीरियंसेस से, ये जरूरत हो गई। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी लर्निंग बेटर हो पाएगी। तो बात सेम है बट कहने का तरीका अलग हो गया जब नीड और इंपॉर्टेंस की बात आई। ओके, थिंकिंग की बात कर रहे हैं हम इतनी देर से, तो थिंकिंग की कुछ स्टेजेस भी होंगी। तो आपके एनआईओएस के मटेरियल में स्पेसिफिकली थिंकिंग की स्टेजेस सिर्फ जीन पियाजे, ब्रूनर और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो थियरी है उसके बेसिस पे बता रखी है स्टेप वाइज। तो एटलीस्ट ये तीनों के बारे में तो आपको पता हो। जीन पियाजे तो मतलब सीटेट से लेके और यूजीसी नेट तक हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहे वो केवीएस हो, डी ट्रिपल एस भी हो, एनवीएस हो, कोई भी एग्जाम हो।
पियाजे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। पियाजे में 4 स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। सो ये 4 स्टेजेस आपको पता हो, इन चारों की चारों स्टेजेस में कुछ एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। जैसे प्री ऑपरेशनल को ईगोसेंट्रिज्म से जोड़ा जाता है, सेंसरी इसमें क्या आ जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज में कि मतलब होता है ना कि वो एक रिफ्लेक्स वाली जो चीज होती है कि बच्चे जो हैं अब उनको ये समझ आने लग जाता है जब तक एंड तक जाते हैं हम कि वो परमानेंस वाली जो ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली स्टेज है वो यहाँ पे रहती है। प्री ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिज्म मिलता है देखने को, लेकिन कंजर्वेशन की नॉलेज नहीं होती है। कंक्रीट ऑपरेशंस में कंजर्वेशन में मास्टरी हो जाती है, लेकिन वो उनको एंड तक आते आते रिवर्सिबिलिटी समझ आने लगती है, जो यहाँ रिवर्सिबिलिटी समझ नहीं आ रही थी, राइट। तो रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन प्री ऑपरेशनल स्टेज के क्वालिटीज नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमें कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है। फॉर्मल ऑपरेशनल में हमने एब्स्ट्रैक्ट सोचना या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये सारी चीजें हमें फॉर्मल ऑपरेशनल में देखने को मिलती हैं। ऑल्दो मैंने जीन पियाजे बहुत डिटेल में करवा रखा है, तो जो थियरी है एटलीस्ट इससे हमें ये समझ आ जाता है कि जीन पियाजे की थियरी, वाइगोट्स्की की थियरी, ब्रूनर की थियरी, ये तो हमें कवर करनी ही करनी है, राइट। सो ब्रूनर की थियरी में क्या है, इसमें भी 3 स्टेजेस होती हैं, इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें ये सीक्वेंशियल स्टेजेस हैं एक तरीके से। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन स्टेज में क्या होता है कि जो उस बच्चे का थॉट प्रोसेस है वो रिप्रेजेंट किया जाता है नॉन वर्बल एक्टिविटीज से, तो जो मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं या एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास सेंसरी इमेज और मेंटल पिक्चर्स आ जाती हैं, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास वर्ड्स, सिंबल्स और अदर एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेनास भी इंक्लूड हो जाते हैं। ओके तो कौन सी स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको पता होनी चाहिए, वो पूछी जा सकती है एग्जाम में। इंफॉर्मेशन को, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उसको प्रोसेस करना, यानी पहले आप सेंसेस के थ्रू उसको प्रोसेस करेंगे, चीजों को रिट्राइव करेंगे माइंड में कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है, मेमोरी में जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको रिट्राइव करना और फिर इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना। सो थिंकिंग जो है वो एक तरीके से कनेक्टेड रहेगी जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो पहले हमें सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिलेगी, सेंसेस उसको प्रोसेस करेंगे कि आपने सामने एरोप्लेन देखा तो आप जो है उसको देख रहे हैं, पहले सेंसेस आपकी आंखों से आपको पता चला और आंखों पे जो रिफ्लेक्शन हुआ वो दिमाग तक पहुंचा कि ये तो एरोप्लेन है, तो आपने सेंसेस के थ्रू उसको प्रोसेस किया। फिर उस एरोप्लेन की जो आपके दिमाग में आपकी मेमोरी में इंफॉर्मेशन होगी कि अच्छा ठीक है ये तो उड़ने के काम आता है, इसमें पैसेंजर्स बैठ के जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जो भी आपके उस जो आपने सेंसेस से प्रोसेस किया उस चीज से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में होगी आप उसको रिट्राइव करेंगे और फिर उस इंफॉर्मेशन को आप मैनिपुलेट करेंगे। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया जिसमें आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो थिंकिंग जो है वो इस तरीके से भी एक हो सकती है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी। टाइप्स क्या होंगे थिंकिंग के, बहुत सारे हो सकते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होगी, कुछ एक टाइप्स देख लेते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या हो जाएगी, जब आप कन्वर्ज करते हैं, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना चीजों को ऐसे दो अलग अलग जगह से लाइट जो है वो एक जगह कन्वर्ज हो रही होती है, ठीक है। सो ऐसे ही अलग अलग तरीके से हम एक ही बेस्ट सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सिंगल वेल एस्टैब्लिश्ड आंसर जो है उस प्रॉब्लम का हमें ढूंढना है। जैसे हमें एमसीक्यूज मिलते हैं सोल्व करने के लिए, सो उस एमसीक्यूज में एक ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है, अगर सही भी ना हो तो भी एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको दिखेगा। सब बच्चे जब उसको टिक करेंगे तब ठीक माना जाएगा, तो आपको उसी तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोचने का आपका तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन आप पहुंचेंगे उसी एक कंक्लूजन के ऊपर, तो इसलिए कन्वर्ज हो रही हैं चीजें। सो ओरिएंटेड किस तरफ है ये थिंकिंग, एक सिंगल बेस्ट या फिर मोस्ट ऑफन करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ हम पहुंच रहे हैं उस क्वेश्चन का। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्ज करना, दूर जाना, यानी ये एक सिंगल प्रॉब्लम है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा कन्वर्जेंट थे, जिसमें ओपन एंडेड रहेंगी चीजें, ठीक है। कन्वर्जेंट में हम एक जगह पे आ रहे थे, डाइवर्जेंट में हम दूर दूर एस्पेक्ट देख रहे हैं अलग अलग, सो यहाँ पे डाइवर्स हो रही है चीजें, डाइवर्सिटी बढ़ गई ना। कन्वर्जेंट में एक जगह पे एक सिंगल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश थी, तो डाइवर्जेंट में क्या होगा, किसी भी टॉपिक का ब्रेक डाउन होगा, जिसमें आप फिर ब्रेक डाउन करके वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का, इट्स लाइक हमने बात शुरू कहां से की थी, हमने थिंकिंग स्किल्स से शुरू की थी।
थिंकिंग स्किल्स में फिर हमने पर्टिकुलर थिंकिंग पे आ गए। थिंकिंग में हम स्टेजेस ऑफ थिंकिंग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, वेज टू थिंक, हाउ टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स, राइट। सो वो अलग अलग तरीके से हमने चीजें की, तो हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक को ब्रेक डाउन कर लिया ना। सो वो क्या हो गया आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें एक ओपन एंडेड चीजें रहेंगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होगी, जिसमें कॉन्सेप्ट्स और जनरलाइजेशन का इस्तेमाल हो रहा है, यानी आप सोच रहे हैं चीजों के बारे में। इट्स लाइक आपके वो ऑब्जेक्ट आपके सामने है नहीं। अब मैं एरोप्लेन की बात कर रही हूँ, आपके सामने एरोप्लेन खड़ा नहीं है, बट आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं। सो वो जो एबिलिटी है आपकी, वो कॉन्सेप्ट्स को यूज करने की और उनको समझ के जनरलाइज करने की, वो किस में आ जाएगी जी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। कॉन्क्रीट थिंकिंग इसका ऑपोजिट होगा, जिसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, प्रीडोमिनेंस एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स की है। जैसे बच्चे के सामने अगर आप फोन रखेंगे, बॉक्सेस रखेंगे, तो उसको समझ आए और उनके थ्रू आप उसको सिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और जनरलाइजेशन मिसिंग होगी। सो आपको कुछ एक पॉइंट्स बताओ ताकि आप क्लियरली डिफाइन कर पाए, क्लियरली आप डिफरेंशिएट भी कर पाए कि कौन से टाइप की थिंकिंग कौन सी है। लाइक कॉन्क्रीट थिंकिंग में एब्सेंस है कॉन्सेप्ट्स और जनरलाइजेशन की, प्रीडोमिनेंस है एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स की। आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसमें प्रेजेंस है कॉन्सेप्ट्स और जनरलाइजेशन की, लेकिन प्रीडोमिनेंस नहीं है किसकी, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स की प्रीडोमिनेंस नहीं है, इसका ऑपोजिट हो गया। ऐसे ही कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इनके बीच में। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। क्रिटिकल थिंकिंग ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूं, आपकी प्लेलिस्ट में भी एडेड है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। यहां पे मैं दोबारा से क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्लूड नहीं कर रही हूं। सो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग उस क्रिटिकल थिंकिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, बट रिफ्लेक्टिव में क्या आ जाएगा, वो स्पेसिफिकली उस प्रोसेस की बात हो रही है जिसमें हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं और जज कर रहे हैं जो अभी अभी हुआ है, यानी जो हो चुका है उसको एनालाइज करना और उसके बारे में जजमेंट निकालना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो गई। क्योंकि आपने चीजों जो हुई है ना चीजें, उनको एनालाइज किया और उसके बारे में सोच के आपने एक जो है कंक्लूजन निकाला अपने लिए, वो रिफ्लेक्ट बैक किया है आपने उस चीज के ऊपर। देन ड्यूई ने भी, जॉन ड्यूई का भी यही कहना है कि जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है वो एक एक्टिव, परसिस्टेंट और केयरफुल कंसिडरेशन है, जिसको कंसिडर किया जाना चाहिए, तभी हम बेटर तरीके से सोच पाएंगे, देख पाएंगे चीजों को। देन इंडक्टिव और डिडक्टिव थिंकिंग आ जाता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव वर्ड जहां भी आए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इंडक्टिव जैसे डी और आई अल्फाबेटिकली ऐसे आ गए। अगर आप देखेंगे अब इन दोनों में एक चीज होती है जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल। सो ए बी सी डी ई एफ जी, तो डी के बाद जी आ रहा है, तो यहां से आप याद रखिए अल्फाबेटिकली कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। सो डिडक्टिव में क्या हो जाएगा, जनरल टू स्पेसिफिक, और जो ऑपोजिट बच गया इंडक्टिव, उसमें आप स्पेसिफिक टू जनरल जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहले आप जनरलाइज्ड है आपके पास कोई चीज और फिर आप स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सो डिडक्टिव थिंकिंग या एक तरीके से डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव तरीका क्या होगा, अप्रोच क्या होगा कि आपके पास एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को फिर आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करके देख रहे हैं। तो टीचर अगर क्लास में आके पहले आपको जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताता है और फिर आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सोल्व करवाता है, सो वो डिडक्टिव अप्रोच हो गया। इंडक्टिव अप्रोच हो जाएगा कि पहले वो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं और वो क्वेश्चन सोल्व करवा के वो आपको बता रहे हैं कि देखो सारे क्वेश्चन इसी जनरलाइज्ड फॉर्मूले से सोल्व हुए हैं, ठीक है। सो वो डिडक्टिव इंडक्टिव ये वर्ड याद रखिए। अगर इनके आगे थिंकिंग जुड़ गया तो थिंकिंग की बात हो रही है, रीजनिंग जुड़ गया तो रीजनिंग की बात हो रही है, अप्रोच जुड़ गया तो वो पर्टिकुलर अप्रोच की बात हो रही है। ओके, सो इट्स अप टू यू, बट आपको इंडक्टिव डिडक्टिव का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है जी। देन बात आती है लॉजिकल थिंकिंग की, जिसमें हम रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं कंसिस्टेंटली एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग हो गई। यानी कि आप लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, रीजनिंग एक एविडेंस बेस्ड चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये मैं कई बार बोलती हूँ ना कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपका यस है या फिर नो है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप यस या नो क्यों बोल रहे हैं। वो तुक्का नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही रैंडमली बोल दिया। अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज का आंसर, भले ही आपका टीचर यस बोल रहा है और अगर आपके दिमाग में नो आ रहा है, तो उस नो का रीजनिंग दीजिए एक बार, ताकि उसके ऊपर डिस्कशन हो सके। सो वो लॉजिकल थिंकिंग रहेगी कि अगर आप नो भी बोल रहे हैं किसी चीज का आंसर, तो आपके पास रीजनिंग है एक पर्टिकुलर कि आप क्यों सोच रहे हैं ऐसा। ओके,
अब थिंकिंग को डेवलप करने के लिए टूल्स भी रहेंगे जी। उनमें से सबसे बेस्ट टूल निकल के आता है क्वेश्चनिंग। जैसे बचपन में बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्यूरियस होते हैं, सो वो बच्चे जितना क्वेश्चन पूछते हैं उतना ही ज्यादा सोचते हैं ना उस चीज के बारे में। अगर आप सोचेंगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? जैसे कई बार मैं बोलती हूँ क्लास में भी जाके कि मतलब अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लिया कीजिए, बट समझ तो तब आएगा ना जब आप समझना चाहेंगे, एक बार सुनेंगे उस चीज को, और समझ मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा समझने या ना समझने के लिए, राइट? तो कमेंट करके तो आप तभी पूछ पाएंगे जब आपने पूरा लेक्चर सुना होगा, समझी होंगी चीजें, राइट? क्वेश्चनिंग ऐसे ही तो नहीं आ जाएगी ना। क्वेश्चनिंग भी अपने आप में एक स्किल है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, इस तरीके से मतलब आपने ये क्यों बोला, राइट? तो क्वेश्चनिंग भी एक स्किल है अपने आप में। सो एक पर्सन जो क्वेश्चन पूछता है वो वही पूछेगा जो सोचता है। तो ये विलियम विलन ने ये चीज बोली है कि अ पर्सन हु आस्क क्वेश्चंस इज अ पर्सन हु थिंक्स। अगर आप सोचेंगे नहीं तो क्वेश्चनिंग आपके पास आएगी ही नहीं। तो एक सिंपलेस्ट और इजीएस्ट तरीका है बच्चों में थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने का, बाय वर्डिंग क्वेश्चंस इन द राइट वे। यानी उनको इस तरीके से सिखाया जाए कि वो क्वेश्चनिंग ठीक तरीके से कर पाए। अगर वो क्वेश्चनिंग ठीक तरीके से कर पाएंगे तो वो ठीक डायरेक्शन में सोच पाएंगे और थिंकिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो पाएंगी। ठीक है? When teachers and parents learn to ask questions, वो स्टिमुलेट करेगा बच्चे में एक थॉट प्रोसेस। जैसे कई बार होता है ना, बचपन से ही बहुत सारे आपने बड़े लोग देखे होंगे जो अपने बचपन की स्टोरीज बताते टाइम दे विल बी लाइक कि हमारे पेरेंट्स ने ना हमेशा हमें ओपिनियनेटेड रखा, यानी एक ओपिनियन पूछा आपसे। भले ही आप 5 साल का है आपका बच्चा, 10 साल का है, 15 साल का है, बट जो भी घर में चीज हो रही है या कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन मेकिंग में वो शामिल है। उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या लगता है। जब आपने पूछ लिया कि उसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या लगता है तो आपने स्टिमुलेट कर दिया ना, तो आप उसको सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन पूछना कैसे है। तो वो आप जब उससे आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया तो अब वो सोचना शुरू करेगा उस बारे में। तो क्वेश्चनिंग एक अप्रोच है दूसरों को मोटिवेट करने का भी, जिसमें आप इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, आप अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं और एबिलिटीज को इवेल्युएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ। ठीक है जी। WH क्वेश्चंस जो हैं, यानी W से जो शुरू होने वाले हु, व्हाई, हुज, हुम, व्हाटएवर, ठीक है? तो ये W एंड H में हाउ। ठीक है? सो W और H क्वेश्चंस जो है वो काफी इंफ्लुएंशियल, इंस्पिरेशनल और इमेजिनेटिव चेकलिस्ट है। क्या जनरेट करने के लिए? डाटा गैदरिंग के क्वेश्चंस के लिए और आइडिया प्रोवोकिंग क्वेश्चंस के लिए, राइट? यानी आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे अगर आप W और H वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने लग जाएंगे। यानी अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको सोचना है तो आप अपने आप से उस टॉपिक के बारे में W और H से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, जैसे W, हु, whom, why, what, इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है? हुज, जो भी दिमाग में आए आपके W से। सो W और H के क्वेश्चंस काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं। आप उससे बहुत सारी डाटा जो है वो कलेक्ट भी कर सकते हैं, आइडियाज निकल के आ सकते हैं उससे, राइट? ऐसे ही जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है उसमें भी WH क्वेश्चंस हमें दिखेंगे, हमें समझ आएगी कि क्या क्या चीजें, किस तरीके की शब्दावली, किस तरीके की वोकैबुलरी हमें यूज करनी चाहिए। जैसे हमने देखा ना दो कि कॉन्क्रीट थिंकिंग स्किल्स, ये देखिए, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एप्लीकेशंस आर मोर कॉन्क्रीट। जो हमने लोअर ऑर्डर की बताई थी वो ज्यादा कॉन्क्रीट की तरफ है या मेमोरी बेस्ड तरफ है। जो एनालिसिस और ये हमने हायर ऑर्डर बोली थी वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करेंगी। ठीक है? तो ये दोनों तरीके की जो हमने बात की थी ऊपर भी कि 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं, कि 2 तरीके की थिंकिंग स्किल्स हो सकती हैं एक तरीके से, जिसमें हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोल रहे थे और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोल रहे थे। सो वो लोअर ऑर्डर में हम कॉन्क्रीट थिंकिंग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं और हायर ऑर्डर में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। ठीक है? तो किसी की मतलब हमें अगर नॉलेज स्किल टेस्ट करनी है तो हम किस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे नॉलेज चेक करने के लिए? हाउ मेनी, व्हेन, वेयर, लिस्ट, डिफाइन, टेल, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, इस तरीके की चीजें, ताकि हम उनके रिकॉल और रिकग्निशन स्किल्स को टेस्ट कर सकें। ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टेस्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको डिस्क्राइब बोलेंगे, एक्सप्लेन करने को बोलेंगे, एस्टिमेट लगाने को, प्रिडिक्ट करने को। तो ये वर्ड्स अगर हम यूज करते हैं तो वो कॉम्प्रिहेंड करेंगे चीजों को ना, तो हमें पता चल जाएगा कि वो बेटर तरीके से एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो यहां से क्या पता चल रहा है कि वो कितना ट्रांसलेट, इंटरप्रेट और एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहे हैं चीजों को। तो वो कॉम्प्रिहेंड करने की स्किल्स हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। एप्लीकेशन स्किल्स अगर टेस्ट करनी है तो हम किस तरीके के वर्ड्स बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेट, अप्लाई, इलिस्ट्रेट, शो, मतलब ये करके दिखाओ, अप्लाई करके दिखाओ।
अगर बच्चों ने बोला कि हमें साइंस, जो हमारा साइंस प्रोजेक्ट बनाना है, हमें उससे प्लास्टिक से पेट्रोल बनाना है, तो वो हम क्या बोलेंगे उनको कि अच्छा ठीक है बना लो। उनको मना नहीं करना है ना, उनको ये बोलना है कि कैसे बनेगा, क्योंकि अगर प्लास्टिक से पेट्रोल बन सकता होता इतना इजीली, तो फिर तो मतलब पेट्रोल की नदियां बहा देते हम तो, राइट। तो कितना प्लास्टिक कंज्यूम हो रहा है, सारा का सारा प्लास्टिक भी कंज्यूम हो जाता, पेट्रोल भी बन जाता। बट आपको रोकना नहीं है, वो एप्लीकेशन स्किल टेस्ट करनी है उनकी कि ठीक है ये करके दिखाओ, तो वो करके दिखाओ वाली सिचुएशन होनी चाहिए एप्लीकेशन पार्ट में। तो कैसे, अभी ये थोड़ा ना बोलोगे ये करके दिखाओ, उनको चैलेंज थोड़ा ना देना, आप उसको थोड़ा सफिस्टिकेटेड तरीके से बोलेंगे कि डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, करके दिखाइए, अप्लाई कीजिए, इलिस्ट्रेशन दिखाइए हमें कैसे होएगा, राइट। सो ये सारी चीजें कुछ नई अनफेमिलियर सिचुएशंस के बारे में पता लगाने के लिए होंगी। एनालाइजिंग स्किल्स में आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनालाइज जैसे डिफरेंशिएट करना, एनालाइज करना, एक्सप्लेन, कंपेयर, सेपरेट, क्लासिफाई, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि एनालिसिस करते टाइम क्या वो पार्ट्स में इंफॉर्मेशन ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं। तो वो एनकरेज कर रहे हो आप उनकी एनालाइजिंग स्किल्स चेक करने के लिए, कि आप जब आप उनकी मतलब उनकी एनालाइजिंग स्किल्स चेक कर रहे हो, तब आप बच्चे को एनकरेज कर रहे हो कि वो इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके बेटर तरीके से एक्सप्लेन करें। टू टेस्ट सिंथेसिस, जैसे एनालिसिस में हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सिंथेसिस में हम जोड़ रहे हैं। सो इसमें वर्ड्स क्या रहेंगे, कंबाइन, रीअरेंज, सब्स्टिट्यूट, क्रिएट, तो इस तरीके के वर्ड्स हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन एलिमेंट देखने के लिए रहेंगे। टू चेक इवेल्युएशन, इवेल्युएट करने के लिए असेस, डिसाइड, मेजर या एक्सप्लेन, कंक्लूड, कंपेयर, तो इस तरीके समराइज, तो ये चीजें कि आप क्या पर्टिकुलरली बच्चा जो है उसके अंदर इवेल्युएशन स्किल्स हैं, क्या वो एक जजमेंट पे पहुंच पा रहा है। इवेल्युएशन असेसमेंट में हम यही तो बोलते हैं कि असेसमेंट में हम चीजों को देख रहे होते हैं, लेकिन इवेल्युएशन में हम एक जजमेंट रिलीज कर देते हैं। सो वो जजमेंट क्या बच्चे बना पा रहे हैं अपना, तो वो यहाँ पे हमें इवेल्युएशन स्किल्स टेस्ट हो जाएंगी, राइट। तो पहली चीज हमने पढ़ी थी जी टूल्स ऑफ थिंकिंग में क्वेश्चनिंग, वो हमने पूरी की पूरी कवर की। क्वेश्चनिंग के अलावा कॉन्सेप्ट भी रहेगा टूल की, जब कॉन्सेप्ट्स जो है वो जनरल आइडियाज होते हैं ताकि हम यूज कर पाए उनको आइडेंटिफाई और ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसको, अपने एक्सपीरियंसेस को। तो अपने एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे हैं उसके बेसिस पे जो जनरलाइज्ड आइडिया आपका बना है उसी को तो हम कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, राइट। तो एरिस्टोटल ने एक बार बोला था कि इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो मास्टर ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि उसको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं। अब कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर में ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको याद भी होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट की जब बात आ रही है तो साइन, रेफरेंट और प्रॉपर्टीज। तो साइन मतलब एक वर्ड या सिंबल उस कॉन्सेप्ट का नाम देने के लिए, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, मतलब कॉन्सेप्ट जैसे थिंकिंग है तो थिंकिंग एक कॉन्सेप्ट हो गया, तो थिंकिंग आप कैसे लिखेंगे वो वर्ड आपका साइन हो गया, ठीक है। रेफरेंट क्या हो गया, उस थिंकिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स देना, रेफरेंट कि क्या रेफरेंस है, कि क्या एग्जांपल्स आप दे रहे हैं। एंड देन उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो क्वालिटीज रहेंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, वो आपकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। सो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है, और वो इंटरेक्टिव प्रोसेस में इंटरप्रिटेशन और जनरलाइजेशन आ जाएगी, क्योंकि जनरलाइज होने के बाद ही तो हम उसको बोल रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है। थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वही तो समझने की कोशिश हो रही है, राइट। तो कॉन्सेप्ट मतलब एक जनरलाइजेशन तो उसमें रहेगी ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर्टिकुलर थिंकिंग की अगर बात कर रहे हैं तो वो थिंकिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, यूएस में अलग है, वो चीज नहीं होगी। कॉन्सेप्ट इज लाइक ए जनरलाइज्ड आइडिया, तभी तो वो कॉन्सेप्ट बना है। तभी हम बोलते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। फैक्ट्स को तो आप याद रखो ही, ठीक है। तो ये रहा जी। देन टूल्स ऑफ थिंकिंग में एक और आ जाएगा माइंड मैपिंग। ये भी सोचने का एक तरीका हो सकता है कि जब माइंड मैपिंग इज लाइक अ विजुअल प्रेजेंटेशन, कि आपने दिमाग में वो जो भी कॉन्सेप्ट आपका था जनरलाइज्ड उससे रिलेटेड एक विजुअल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो ये एक अल्टीमेट लर्निंग टूल है अगर आप सीखना चाहें तो, और ये काफी हेल्प करता है आपको पर्टिकुलर चीजें करने के लिए या पर्टिकुलर चीजों को याद करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। सो इसमें 7 प्रिंसिपल्स हैं जी सुपर मेमोरी के, जिसमें आप सातों के सातों प्रिंसिपल ध्यान रखेंगे। ऑल्दो यही माइंड मैपिंग में हेल्प करते हैं, जैसे विजुअलाइज करना। कोई भी चीज होती है जब पिक्टोग्राफिकली आप उसको देख लेते हैं, विजुअलाइजेशन उसकी बना लेते हैं, तो वो आपको बेटर तरीके से याद रहती है। सो विजुअलाइजेशन, देन उसको एसोसिएट करना, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं जिंदगी में उससे एसोसिएट करके उन चीजों को सोचना, विजुअलाइज करना, तो वो एसोसिएशन से आपको याद रह जाएंगी। उन चीजों को बिल्कुल आउटस्टैंडिंग
बनाना, मतलब मेकिंग थिंग्स आउटस्टैंडिंग, ये एक प्रोसेस में आ गया। इमेजिन करना चीजों को, उसका पर्टिकुलर कलर क्या है या थी रिदम क्या है और होलिज्म क्या है, होलिस्टिकली आप क्या बना रहे हैं उस चीज को ना। तो ये 7 प्रिंसिपल्स है सुपर मेमोरी के। अगर आपने इनको इस्तेमाल किया तो आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी, जैसे पीरियोडिक टेबल याद करते हैं बच्चे, या न्यूमोनिक्स बना के चीजों को याद रखते हैं, या फिर अपने ही दिमाग में कोई स्टोरी क्रिएट करके याद रखते हैं, राइट। तो वो माइंड मैपिंग में आ जाएगा। माइंड मैप्स जो है वो बहुत यूजफुल होते हैं नोट्स लेने के लिए या ओरल प्रेजेंटेशन के लिए और लिखने के लिए भी। सो माइंड मैप्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं चीजों को याद करने के लिए। ये है जी माइंड मैपिंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले आप एक टॉपिक का सेंटर मतलब ड्रॉ द टॉपिक एट द सेंटर, की मान लो मुझे थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड कुछ लिखना है, मान लो मुझे थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्या बनाना है, माइंड मैप बनाना है, तो ये थिंकिंग स्किल हो गया। इसको मैंने सेंटर में लिख लिया पेज के, ये मेरा पेज है, ठीक है। उस पेज के आसपास मैंने फिर सब हेडिंग्स को ऐड कर दिया। हर एक सब हेडिंग में फिर पर्टिकुलर चीजें जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो सपोर्टिंग डिटेल्स है, उसको प्रेजेंट कर दिया और फिर अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल किया इन चीजों को याद करने के लिए, ठीक है, कि आप दिमाग में वो चीजें रहें, टू मेक इट आउटस्टैंडिंग एंड मेमोरेबल। सो ये स्टेप्स रहेंगी कि आपने पहले सेंटर में टॉपिक ड्रॉ किया, सब हेडिंग्स ऐड की, अब सब हेडिंग, हर एक सब हेडिंग में आपने उसके मेन पॉइंट्स और सपोर्टिंग डिटेल्स को ऐड किया। तो ये आपके स्टेप्स हो गए माइंड मैपिंग के। माइंड मैपिंग के अलावा एक कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट भी होता है, कॉर्ट बोल देते हैं, CORT। तो जो एसेंस है कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट की, ये एक थिंकिंग मेथड एक तरीके से जो फोकस करता है, इज टू फोकस अटेंशन डायरेक्टली ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, तो ये है कॉर्ट थिंकिंग के थिंकिंग टूल्स, CS, AGO, OPV, APC, PMI, FIP और CAF। सो इनको ध्यान रखना जरूरी है, मतलब पता नहीं होता कब कौन सी चीज पूछ ली जाए फिर हमें लगे कि ये कहां से आ गया, तो ये यहां से आ गया जी। तो जो चीजें इन जनरल हैं, जैसे पियाजे है, वाइगोट्स की, वो तो अब याद हो चुके होंगे ना, चाहे आपने CTET दिया हो, क्योंकि अगर DSSS भी दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो CTET तो मिनिमम दिया होगा। तो CTET लेवल पे भी वो चीजें तो आप पढ़ चुके हैं, वो तो अब दिमाग में ऐसे बस जानी चाहिए, ऐसे ब्लड में होनी चाहिए आपके, ठीक है। अब ऐसी चीजों के आपको नोट्स बनाने हैं जो अलग हैं। तो कॉर्ट थिंकिंग में C और S का मतलब है कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल, AGO का मतलब है एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, OPV मतलब अदर पीपल्स व्यू, APC अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज, चॉइसेस, PMI मतलब प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, FIP मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज एंड CAF मतलब कंसीडर ऑल फैक्टर्स। सो ये आपको सोचने का एक क्या दे देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं कि आप जो है कोई भी आपने टॉपिक सोचा, आप उसके AGO सोचे, यानी उसके एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपको पता हो, फिर आप दूसरे लोगों से उसके पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं, अदर पीपल्स व्यू क्या है इसमें, OPV क्या है, और क्या अल्टरनेटिव्स हैं, और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या क्या चॉइसेस हैं आपके पास। सो ये आपको एक थिंकिंग का थोड़ा ब्रॉड तरीका दे देते हैं, तो इसीलिए हम इसको थिंकिंग टूल बोल रहे हैं, ठीक है जी। अब जो क्रिटिकल, कन्वर्जेंट या जो डाइवर्जेंट थिंकिंग की हमने बात की है, उसको क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे ना। सो ये अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ग्लोबल चैलेंजेस या क्राइसिस को फेस करने के लिए इंडिविजुअल जो है उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए इंडिपेंडेंटली सोचने की, चीजों को रिलेट करने की, इवेल्युएट करने की, क्वेश्चनिंग करने की, एनालाइज करने की और क्रिएटिवली सोचने की। सो वो हम ऑलरेडी क्रिटिकल, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं। सो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग, सो ये मैंने ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी हैं। आपके NIOS के मटेरियल से ही वो PPTs रेडी की गई थी, तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि अगर वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया होता तो ये और भी ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाता। सो इट्स बेटर कि पार्ट्स में थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए और फिर उनको कंबाइन करके एक पूरी यूनिट कवर करवाई जाए। देन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जी डिसीजन मेकिंग का, कि आप कैसे बच्चे को थिंकिंग पे बेस्ड, क्योंकि सोच रहे हैं तभी तो आप डिसीजन ले पाएंगे ना, सारी चीजें थिंकिंग से ही रिलेटेड हैं, थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हम। सो हम बच्चे को एम्पावर करेंगे कि वो रैशनल डिसीजंस ले पाए थिंकिंग के बेसिस पे। तो कैसे ले पाएगा वो, तो वो डिसीजन मेकिंग का फिर हमें टॉपिक पता होना चाहिए। सो डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस हो गया जिसमें हम चूज कर रहे हैं अमंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन या अल्टरनेटिव्स, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज चाहिए। सो वो एक चीज जो आपको चाहिए वो आपका डिसीजन हो गया फिर। सो वही आपका जो वो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप चूज कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर चीज या एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन या एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव, वो आपका डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग ही हो रही है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से आपको एक चूज करना है। तो एक परफेक्ट रैशनल डिसीजन मेकर जो होगा ना, उसमें क्या चीजें रहेंगी, वो क्या कंसीडर करेगा,
वो यूटिलिटी या जो वैल्यू है उस आउटकम की, मतलब आपके पास मान लो 4 ऑप्शन हैं, सो वो चारों ऑप्शन के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो क्या आउटकम निकल के आएगा, तो वो सारी चीजों को वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, कि किस अल्टरनेटिव का क्या आउटकम आपके सामने निकल के आएगा। प्रोबेबिलिटी जो हर एक रिजल्ट के बाद हो सकती है, यानी जो आउटकम आपका निकल के आया उसके बाद क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो आप बिल्कुल शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो प्रोज एंड कॉन्स आप देख रहे हैं कि क्या फायदा या क्या यूटिलिटी हो सकती है, क्या आउटकम निकल सकता है और क्या प्रोबेबिलिटी है रिजल्ट्स की जब हम बात करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग जो है उस एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, प्रोडक्ट की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी हर एक पॉसिबल आउटकम की, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। इट्स लाइक जैसे संदीप माहेश्वरी बोलते हैं, उन्होंने उनकी वीडियो में मैंने एक बार सुना था कि 2 ऑप्शंस आपके पास, अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक्सट्रीम सोच लीजिए कि इसका एक्सट्रीम नेगेटिव आउटकम क्या आ सकता है और एक्सट्रीम पॉजिटिव आउटकम क्या आ सकता है। तो अगर आप, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली अच्छी चीज होगी, वो तो आप बेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो सो जो एक्सट्रीम नेगेटिव है, अगर आप वो चीज को भी संभाल लेंगे, मैनेज कर लेंगे जो एक्सट्रीम नेगेटिव में हो सकता है, तो फिर आप वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक मुझे करियर चूज करना है और करियर में मेरे पास ये 2 ऑप्शन है, बट इस ऑप्शन में अगर चीज नहीं बनी कोई भी ऑप्शन में तो मैं बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो सकती हूँ। ठीक है, तो वो क्या मुझे बैंकक्रप्सी वाली चीज मैं मतलब उसको झेल जाऊंगी, क्या मैं उस चीज को भी मैनेज कर लूंगी? अगर ओ हाँ है इसका आंसर, तो फिर आप बेटर तरीके से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग है एक तरीके से जी। अब बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिसमें से मेजर फैक्टर्स की बात करें तो ह्यूरिस्टिक्स, फ्रेमिंग और एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूरिस्टिक्स मतलब जो ये एक तरीके से मेंटल रूल्स ऑफ थंब है, यानी जो परमिशन देते हैं आपको डिसीजंस लेने के लिए बहुत रैपिड तरीके से। सो ह्यूरिस्टिक्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस से। तो पास्ट एक्सपीरियंस में आपके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं वो डेफिनेटली आपके डिसीजन को जो है क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी। कि मान लो मैं जो है कहाँ गई थी, मैं कहीं घूमने गई और एक एडवेंचरस स्पोर्ट पे गई, मैंने एक एक्टिविटी करनी थी और उस एक्टिविटी में मैंने देखा कि एक इंसान की रस्सी टूटी और वो गिर गया। ठीक है, तो ये चीज अब मैंने देख ली है सामने सामने, तो मेरा डिसीजन जो होगा वो एक्टिविटी करने का या ना करने का वो इससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा डेफिनेटली। तो जो एक्सपीरियंस आप कर रहा है, जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वहां से जो आप क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम हेरिस्टिक्स बोल रहे हैं, या डिस्कवरी लगा लीजिए एक तरीके से। तो जो कॉमनली हेरिस्टिक्स हैं वो क्या हो जाएंगे जी, अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक, जो अवेलेबल है चीजें, रिप्रेजेंटेटिवनेस है, एंकरिंग या एडजस्टमेंट है, तो ये पर्टिकुलर चीजें जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगी। एक फ्रेमिंग की, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे फ्रेम किया गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे आपके सामने प्रेजेंट की गई है, वो फ्रेम से भी फर्क पड़ेगा आपके डिसीजन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो, उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की तरफ भागे चले जाते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है, उस एडवर्टाइजमेंट में आपको बोला जा रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आपकी सेहत के लिए या आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे हॉर्लिक्स बोल देते हैं, तो हॉर्लिक्स में क्या बोलते हैं, वो पहले वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बच्चे का 90% या फिर जो 85% दिमाग का विकास जो है वो 6 साल की उम्र तक ही हो जाता है। तो उस 6 साल तक की उम्र के लिए आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है और वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमने इस हॉर्लिक्स के डब्बे में डाल दिए हैं और ये आप अपने बच्चों को दीजिए। सो ये मैंने एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से फ्रेम किया है जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया है कि इसमें इतने अमाउंट में शुगर है या मोस्टली शुगर ही है जो कि आपके बच्चे के लिए या आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक रहेगी, राइट? बट ये चीज तो हमने बताई ही नहीं। तो वो फ्रेम जिस तरीके से चीजों को आपके सामने किया गया है, आप उस फ्रेम में अगर पॉजिटिविटी है तो आप जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो चीजें आपके ऑटोमेटिकली आपके डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है जी। देन आता है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। इसमें क्या होता है कि आप जो है, कई बार ये होता है ना कि मान लो कोई पर्टिकुलर चीज है, आप किसी डायरेक्शन में बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अब वो मेहनत में आपको पता है कि डिसीजन मतलब होते हैं कुछ गलत चीजें आपको नजर आ रही है कि आउटकम्स जो है वो नहीं नजर आ रहे, फिर भी आउटकम ना नजर आते हुए भी आप उसी तरफ में डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो वो भी तो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा ना। तो एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट इज द टेंडेंसी टू बिकम इंक्रीजिंगली कमिटेड टू बैड डिसीजन, यानी चीजें गलत हो रही हैं, लॉसेज हो रहे हैं आपके पास, बट स्टिल आप बैड डिसीजन की तरफ कमिटेड होते चले जा रहे हो।
मान लो मैंने आपको बोला कि मेरे को एक YouTube चैनल खोलना है और उस YouTube चैनल पे मुझे 2 साल तक लगातार वीडियोस डालनी है, ठीक है, और मुझे ये वाली वीडियोस डालनी है। अब मुझे 100 वीडियो डाल के 200 वीडियो डाल के ये समझ आ गया कि वो नहीं चल रही हैं वो चीजें ना, बट स्टिल मैं डाले जा रही हूँ, तो वो तो गलत हो गया ना। तो वो जो कमिटमेंट मैंने दी थी एक, उस कमिटमेंट के मतलब मुझे चीजें बैड, वो डिसीजन एक तरीके से बैड डिसीजन है, बट लॉसेस के बावजूद भी मैं उसी डायरेक्शन में काम कर रही हूँ, तो ये आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपकी कमिटमेंट होती है वो, ठीक है। अब जब डिसीजन मेकिंग की बात आई रही है तो 6 स्टेप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। सबसे पहले आप सिचुएशन को या जो डिजायर्ड आउटकम है उसको डिफाइन करते हैं, फिर उसके बारे में रिसर्च करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग ऑप्शंस को, फिर जो ऑप्शंस आपने निकाले हैं उन ऑप्शंस को आप कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, फिर आप उनमें से एक अल्टरनेटिव चूज करते हैं, उसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं और उस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट कर देते हैं, और लास्ट में जाके आप रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते हैं। तो बेसिक से स्टेप्स हैं, अगर ये स्टेप सीक्वेंस में लगाने आ जाए तो आपको कॉमन सेंस से भी ये स्टेप सीक्वेंस में आने चाहिए कि आप इवेल्युएट पहले नहीं कर सकते जब तक आपने डिफाइन ही नहीं किया सिचुएशन। सो वो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको, मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप चीजों को पहले कंपेयर करने लग जाएं जब तक आपने सिचुएशन को आइडेंटिफाई नहीं किया है। सो कौन सा स्टेप पहले आएगा वो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है। सो ये तरीका जो है वो स्कूल स्टूडेंट्स में बहुत वाइडली यूज किया जा सकता है। ये 6 स्टेप्स जो हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स रहेंगी कंपेयर टू जो एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स होते हैं। सो ये बहुत इजी सा तरीका है, ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि पहले आप सिचुएशन को डिफाइन करेंगे या डिजायर्ड आउटकम्स को डिफाइन करेंगे, फिर आप पर्टिकुलर ऑप्शंस की ये प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड ये तरीके हैं आपके पास, वो आप तरीके आपने निकाले, रिसर्च किया, उनके ऊपर ऑप्शंस को आइडेंटिफाई किया, उनको आपस में कंपेयर किया कि कौन सा तरीका सबसे सही हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेज और प्रोज को देखते हुए या बेनिफिट या नुकसान को देखते हुए, और फिर आपने उन सारे तरीकों में से एक तरीका चूज किया, चूज करने के बाद उसके ऊपर काम किया और काम करने के बाद उसको इवेल्युएट किया, ठीक है। अब ये थिंकिंग स्किल्स जो है बच्चों को कैसे, मतलब होता है ना, थिंकिंग कैसे बेटर डिसीजन में हेल्प करेगी, ठीक है। सो मतलब वो हमें तो ये बताना है ना कि डिसीजन मेकिंग में थिंकिंग का क्या रोल रहेगा, क्योंकि हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, रैशनल डिसीजंस लेने के लिए एनकरेज कर रहे हैं थिंकिंग के बेसिस पे। सो पॉसिबिलिटी ये हो कि आप हमेशा राइट और परफेक्ट डिसीजन के साथ आए, ये तो बहुत गलत चीज है, बट कुछ एक गाइडलाइंस हो सकती हैं कि हर बार ये नहीं हो सकता ना आपका डिसीजन सही हो, बट कुछ एक गाइडलाइंस का आप ध्यान रख सकते हैं जो आपके बेटर डिसीजंस के नंबर को इंक्रीज कर देगी। कि आपने अगर कोई 10 बार डिसीजन लिया है तो वो 9 बार तो सही निकले कम से कम, ये ना हो कि आपने 10 बार डिसीजन लिया है और 9 बार गलत निकल रहा है वो, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी 10 में से 10 ही ठीक होंगे, वो तो बहुत कम होती है, बट 10 में से 9 तो ठीक हो पाए, वो कोशिश इन गाइडलाइंस के बेसिस पे हो सकती है, ठीक है। डिसीजन जो आपने किसके ऊपर बेस किया, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आपके पास या जो इंफॉर्मेशन आपके पास इजीली आ सकती है, नीड नॉट टू बी एक्यूरेट वन, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कई बार आप एमसीक्यूज सोल्व करते टाइम क्या करते हैं कि 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 में से 2 ऑप्शन के बारे में तो आपने सुना है, 2 ऑप्शन आपने आज तक देखे भी नहीं थे, तो देखे नहीं थे तो आप क्या मान लेते हैं, ये तो गलती है, ठीक है। सो मतलब आपने उस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा, दैट डजंट मीन ना कि वो ऑप्शन उसका आंसर नहीं हो सकता। सो जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपके दिमाग में है या आपके पास अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही सही हो, ओके। तो ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है अपनी मेमोरी के ऊपर, मतलब ऐसे अड़ के नहीं खड़ा हो जाना है किसी बात पे, आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि यार हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी तो है कि मैं गलत भी तो हो सकती हूँ, या हो सकता है मुझे याद ना हो कोई पर्टिकुलर चीज, राइट। क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो आपको मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, तो आपको क्रिटिकली और क्रिएटिवली सोचने की कोशिश करनी है। कभी भी ये कंसीडर नहीं करना कि जो सिचुएशन आपके सामने है बस यही है, आप उसके थोड़ा सा पीछे उसका रूट कॉज देखने की कोशिश कीजिए, उसकी पॉसिबिलिटीज देखिए अलग अलग, ताकि चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो सके। सो आप कभी भी जो सिचुएशन आपके बिल्कुल फेस पे है, सामने दिख रही है, उसको ही एग्जैक्ट मत कंसीडर कर लीजिए। आपको क्वेश्चनिंग का साहस होना चाहिए कि आप सवाल पूछें, यार ये ऐसे क्यों है, दिख तो ऐसे रहा है बट ये ऐसे हो सकता है ना, तो वो क्वेश्चनिंग आपके अंदर आनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इंश्योर करेगी कि जो डिसीजंस आप ले रहे हैं वो आपके फेवर में रहें, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, ओके। आप जब भी डिसीजन ले तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना है कि कई बार ये हो जाता है ना, बस मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं तो भगवान की भी नहीं सुनती, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई सुन लेनी चाहिए। कभी कभी हो सकता है आपने जिस बेसिस पे वो कमिटमेंट की हो वो बेसिस ही बदल रखे हो, या वो बेसिस हो ही ना सही, राइट। तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा होनी चाहिए। यूजुअली देखा गया है कि एज जैसे जैसे बढ़ती है सो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है,
बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और दिमाग में भी कम हो जाती है, थिंकिंग में भी। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए, स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे वो उस स्टेज पे हैं कि उनको ये चीज समझ आए और वो अभी से कॉन्शियसली उस चीज में रहें कि हमें फ्लेक्सिबल रहना है थिंकिंग वाइज। क्योंकि कल को आप अगर फ्लेक्सिबल नहीं हुए तो जब समाज बदलेगा, सोसाइटी बदलेगी, चीजें बदलेंगी तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और आपको दुख होगा पर्टिकुलर चीजों के लिए। सो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए आपके डिसीजन में। ओके कि अगर कोई गलत डिसीजन आपने ले लिया है और आपको समझ आ गया है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। ये मत सोचो कि मैं तो बड़ा हूं, बड़ी हूं और मैं तो गलती नहीं मानूं या मैं गलत कर ही नहीं सकती, वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हेल्प करेगी आपको इनिशियल डिसीजन में, और वो हेल्प इस चीज में भी करेगी कि आप जो है ट्रैप ना हो इन चीजों के अंदर, ताकि कहीं ट्रैप होते 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 आप जो है उस जाल में फंस जाएं और बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने पड़े। सो वो चीज क्रिटिकल थिंकिंग आपको हेल्प करेगी कि ना हो आपके साथ। सो क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, सो वो सोचने वाली चीज के ऊपर फोकस है। वो सोच समझ के ही आप डिसीजन लेंगे तभी चीजें बेहतर होंगी। ओके जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं सो वन शुड ऑलवेज कंसीडर ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस। तो आपको ऑप्शंस देखने चाहिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको होटल बुक करना है, सो आप सारी वेबसाइट पे जाके एक बार कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। या आप जो है आप कोई चीज खरीदने वाले हैं घर के लिए, आपको बड़े वाला टीवी लेना है, सो आप एक बार अपने आसपास के सारे स्टोर्स में, ऑनलाइन जगह पे, क्योंकि वो पैसे आप लगा रहे हैं ना, आप डिसीजन ले रहे हैं, तो कोई भी डिसीजन लेते टाइम आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं वो आपको सारे के सारे देखने चाहिए, उनको कंसीडर करना चाहिए। One should never be under the assumption that the options known are the only ones available। कई बार क्या होता है, जैसे पेरेंट्स की जनरेशन है ना, वो उनको पर्टिकुलरली उनकी दुकानें फिक्स होती हैं कि मुझे ये वाला सामान यहाँ से लेना है, इलेक्ट्रिसिटी वाला यहाँ से लेना है, कपड़े इस दुकान से लेने हैं। अगर उस दुकान पे उनको कपड़े नहीं मिले तो वो दूसरी दुकान कई बार देखते ही नहीं, वो वेट करते हैं कि इस दुकान पे आ जाएगा तब होगा, राइट। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप ये अज्यूम मत कीजिए कि अगर इनके पास वो चीज नहीं है तो वो कहीं और भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपके पास है, अगर उस ऑप्शन में वो चीज अवेलेबल नहीं है तो आप बाकी ऑप्शंस देखिए ना एक बार। तो वो ऑप्शंस देखने में क्या जाता है आपका। तो डिसीजन लेते टाइम आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं, ये अज्यूम करके नहीं बैठना कि यही ऑप्शन में बढ़िया चांसेस थे और ये ऑप्शन तो हट गया। ओके क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो ऐसी सिचुएशंस में आपकी हेल्प कर सकती है, तो आपको उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बहुत देर से हम बोल रहे थे क्वेश्चनिंग स्किल्स बच्चों में होनी चाहिए। सो क्वेश्चनिंग स्किल्स बच्चों में डेवलप करनी है हमें, ताकि वो बेटर तरीके से क्वेश्चन कर पाएं। ओके तो क्वेश्चनिंग की वजह से ही वो ज्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे, ज्यादा चीजें सीख पाएंगे। क्वेश्चंस भी दो तरीके के हो सकते हैं, लो लेवल के क्वेश्चंस, हाई लेवल के क्वेश्चंस। लो लेवल के क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड होंगे एक तरीके से, और हाई लेवल वाले क्वेश्चंस में आपको एनालिसिस, एप्लीकेशन, सिंथेसिस वो देखने को मिलेगा। सो हायर लेवल क्वेश्चंस में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या फिर कंपैरिजन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चनिंग स्किल्स बच्चों में डेवलप करनी है, और जो स्ट्रैटेजीज हैं वो क्वेश्चनिंग स्किल्स वाली वो यूज करनी है एजुकेशन के फील्ड में, बहुत जरूरी है। तो कुछ एक गाइडलाइंस हैं कि आप बच्चों में कैसे जो है क्वेश्चनिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। पहला, आप एक ट्रस्टी एनवायरमेंट जो है उनके लिए, एटमॉस्फेयर जो है उनके लिए क्रिएट करें, ताकि आप उनको एनकरेज करें क्वेश्चन पूछने के लिए। और क्वेश्चन में भी आप उनको एनकरेज करेंगे डाइवर्जेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए। आप उनको मतलब होता है ना कि जो येस और नो वाले क्वेश्चन हैं उनको रिड्यूस कर दीजिए थोड़ा सा, और डाइवर्जेंट क्वेश्चंस डालिए ताकि वो सोचें उस बारे में, तब ताकि वो अपने आप से क्वेश्चन जब पूछेंगे और उस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे तो वो क्वेश्चनिंग स्किल्स उनमें डेवलप होंगी, ठीक है। डोंट स्टॉप द डिस्कशन विद द राइट आंसर। सो बच्चे अगर गलत आंसर दे रहे हैं तो आप एकदम से सही आंसर देके उस डिस्कशन को वहां खत्म मत कीजिए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आने दीजिए और उसको डिस्कस करने दीजिए। ओके इंक्रीज वेट टाइम बिटवीन आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस टू एटलीस्ट 5 सेकेंड। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अब आप रिस्पॉन्स के लिए 4-5 सेकंड तो रुकिए ना एटलीस्ट, ताकि पता चले, कोई बच्चा हाथ उठाए आपको शक्ल से पता चल जाए, उससे पूछ के डिस्कशन शुरू हो सके। सो आप वो वेट टाइम इंक्रीज कीजिए आपके पूछने और आपके आंसर बताने के बीच में। प्रोवाइड गुड हाल्टिंग टाइम, उनको सोचने का टाइम दीजिए अच्छा खासा। डेवलप सेंसिटिव लिसनिंग टेक्निक्स। डेवलप साइलेंट टाइम, यानी थोड़ा सा आप अपने आप को चुप रखिए और बच्चे सोचें उस बारे में, तो वो साइलेंट टाइम इंक्रीज कीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना। मॉडल गुड क्वेश्चनिंग स्किल्स, अच्छी क्वेश्चनिंग स्किल्स जो है उनके अंदर इनकलकेट करना। आस्क देम टू कम अप विद देयर ओन स्टूडेंट क्वेश्चंस, किसी भी लेसन में, क्विज में, असाइनमेंट में, कि और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो उनसे पूछा जा सकता है। एक एनकरेजिंग वे में उनसे रिस्पॉन्ड किया जा सकता है उनकी बातों के लिए। और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कशन
डिस्कशन के लिए होने चाहिए। तो ये कुछ एक गाइडलाइंस हैं जिसमें जो एनहेंस कर सकती हैं क्वेश्चनिंग स्किल्स को बच्चों के अंदर जब हम क्लासरूम की बात करेंगे। अब स्कूल का या टीचर का क्या रोल रहेगा इस पर्टिकुलर चीज में? सो टीचर्स जो है वो कैसे थिंकिंग स्किल्स बच्चों में स्टिमुलेट करेंगे? तो बच्चे टीचर की स्ट्रैटेजी, जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो टीचिंग स्किल्स जो है उसको स्टिमुलेट कर, सॉरी थिंकिंग स्किल्स को स्टिमुलेट कर पाए, राइट? आप डिस्कशन वाला मेथड इस्तेमाल कीजिए, आप जो है कंप्यूटर रिलेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए, या कंप्यूटर असिस्टेड जो है लर्निंग का इस्तेमाल कीजिए, जिसको हम कॉल भी बोल देते हैं, ठीक है? कॉल की फुल फॉर्म बताइएगा मेरे को। मॉडल स्ट्रैटेजीज बाय थिंकिंग अलाउड, तो आप बच्चों से ये बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा लाउड सोचें, या फिर आप भी कि वो जो भी सोच रहे हैं ना वो बोल बोल के सोचें। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को एनकरेज किया जा सकता है कि वो अपने आप से बात करें। अगर वो अपने आप से बात करेंगे तो अपने आप से क्वेश्चंस भी पूछ पाएंगे, ठीक है? जो बेसिक लर्निंग स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए बच्चों की आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? उनको टाइम दे सकते हैं पर्टिकुलर चीजों के लिए। रिकग्नाइज द कंडीशनल नेचर ऑफ मैनी थिंकिंग स्किल्स, सो वो कंडीशनल नेचर, उस तरीके की कंडीशंस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो बच्चों को रियलाइज हो कि क्यों इंपॉर्टेंट हैं चीजें, राइट? देन फर्दर आप एनकरेज कर सकते हैं एनकरेज ट्रांसफर, एम्फेसाइज कनेक्शंस विद इन एंड बियॉन्ड टू द टॉपिक, कि उसी पर्टिकुलर टॉपिक होता है ना ट्रांसफर, हमने पॉजिटिव ट्रांसफर या वो लर्निंग जो ट्रांसफर पड़ा है, जीरो लर्निंग ट्रांसफर या पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपको देखना है कि आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करें, चीजों को जो है कनेक्ट करके बच्चे को भी समझाने की कोशिश करें, ठीक है? प्रोवाइड फीडबैक ऑन द डिग्री, तो जो भी बच्चे मतलब होता है ना कि आप उनको फीडबैक प्रोवाइड करें रादर देन कि वो पास या फेल हो गए हैं, वो क्या इंप्रूव कर सकते हैं वो बताइए ना उनको, राइट? एम्फेसाइज नॉट ओनली नॉलेज अबाउट स्ट्रैटेजीज बट उन स्ट्रैटेजीज की मतलब वो क्यों वैल्यूएबल हैं, क्यों आपको उन स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करना चाहिए, उस पे भी एम्फेसिस कीजिए, क्योंकि बच्चे का अगर क्यों वाला जवाब आपने दे दिया तो वो बेटर तरीके से डिसाइड कर पाएगा चीजों को, ठीक है? बिवेयर दैट स्टूडेंट्स मे नॉट ट्रांसफर थिंकिंग स्ट्रेटजीज फार फ्रॉम ओरिजिनल सेटिंग अनलेस दे आर गाइडेड टू डू सो। सो कई बार ये होता है कि आप जो है चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। आपने किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ट्रांसफर ऑफ थिंकिंग या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की थी, बट वो अब हर एक सिचुएशन में सेम चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। ये ना हो कि वो कोई पर्टिकुलर चीज आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक्सेप्शनल सिचुएशन में बोली हो और वो चीज वो सबके ऊपर जो है वो ट्रांसफर कर दें, ठीक है? सप्लाई प्रॉम्प्ट्स टू एड लर्नर्स, तो आपको जो है थोड़ी सी वो जो होता है ना हेल्प होती है बीच में, वो जो स्कैफोल्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं या जो वाइगोट्स्की ने स्कैफोल्ड की बात की थी, सो वो स्कैफोल्डिंग थोड़ी सी प्रोवाइड करनी है आपको, ठीक है? कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो आप हिंट्स प्रोवाइड कीजिए ताकि वो उसकी तरफ ज्यादा सोचे, तो वो सिंपल रिमाइंडर्स या चेकलिस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सेसिव डिपेंडेंस जो है मतलब आपको हिंट्स देने हैं, आपको आंसर्स नहीं बताने हैं, तो वो जो एक्सेसिव डिपेंडेंस है ना कि एक्सटर्नली आपको हिंट्स मिलेंगे, तो वो एक्सेसिव डिपेंडेंस ना हो, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो सेल्फ रेगुलेशन का ही है ना, हमें रेगुलेट, बच्चा अपने आप को रेगुलेट करना सीखे, थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना है अर्ली स्टेज में, ठीक है? फोकस ऑन अफेक्टिव एंड पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स एज वेल एज कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ थिंकिंग स्किल्स। तो हमें हर एक एस्पेक्ट के ऊपर, अगर इन जनरल बोला जाए तो हर एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना है हमें, थिंकिंग स्किल्स की बात आएगी तो, ठीक है? हमें ये भी केयरफुल रहना है कि कई बार हम थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने के चक्कर में बाकी के हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या काम हमें करवाना था, हम उससे बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो डिट्रैक्ट नहीं होना है, हमें अपना ट्रैक नहीं छोड़ना है, चीजें उसी तरफ जानी चाहिए। आपको करिकुलम भी कंप्लीट करवाना है, सिलेबस भी करवाना है, चीजें भी समझानी है, थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप करनी है और पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स भी देखने हैं। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि बिल्कुल भावनाओं में बह के सिर्फ थिंकिंग स्किल्स की तरफ आप डिट्रैक्ट ना हो जाए, ठीक है? देन जो है आपका एनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर ऑन हायर ऑर्डर एक्टिविटीज। तो अब जो लोअर बेसिक स्किल्स है वो मेमोरी बेस्ड है मेजरली, बट जो हायर ऑर्डर एक्टिविटीज है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए वो आपको करवाते रहना है ताकि मिलके चीजें हो पाए। क्योंकि वो होता है ना एक अकेला मतलब बुच्चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, तो वो पहाड़ नहीं तोड़ेगा, आप सब मिलके डिस्कशन एक्टिविटीज कंडक्ट करवाइए, ठीक है? अब और भी बहुत सारे क्लासरूम टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे एविडेंस सजेस्ट दैट ब्रेन जिम टाइप एक्टिविटीज, वो बहुत यूजफुल रही हैं थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो वो ब्रेन जिम की बात हो रही है, यानी दिमागी तौर पे आपकी एक्सरसाइज करवाई जा रही है, वो एक्टिविटीज करवाई जाएं। क्वेश्चनिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, थिंकिंग हैट हो सकती है, थिंकिंग हैट मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, आपने नहीं देखी है तो उनको देखिएगा। कॉन्सेप्ट मैपिंग की हमने बात की, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप बच्चों में थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। थिंकिंग हैट, क्रिटिकल थिंकिंग,
थिंकिंग और क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये टॉपिक्स भी इसी यूनिट में इंक्लूडेड हैं जो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। फिर भी अगर आपको उनमें से भी कुछ समझ ना आए, इस टॉपिक में से भी कुछ समझ ना आया हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।